लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मैं आपको बताता रहा हूं कि मैं लॉ एंड रिलीजन पढ़ाता हूं, इसलिए मेरा इंटरेस्ट रिलीजन में लॉ को ढूंढना है। कई वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन से जो महाभारत में डायलॉग हुआ उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है राइट को समझने के लिए, ड्यूटी को समझने के लिए। सऊदी अरब में आज हज हुआ। मुसलमानों के जो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं उनमें हज शायद सबसे बड़ा रिचुअल है। वैसे इस्लाम में रिचुअल्स बहुत कम हैं, रिचुअल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना भी बहुत सही बात नहीं। मैं समझता हूं कि आज के इस दिन हमको जरा लीगली ये देखना चाहिए कि जो प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना अकेला हज किया, जो उनका लास्ट सरमन कहलाता है, उसमें लॉ से रिलेटेड क्या बातें कही हैं, संविधान से रिलेटेड क्या बातें कही हैं, मानव अधिकारों से रिलेटेड क्या बातें कही हैं, वो मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट थियोलॉजी नहीं है इस मैटर में। वैसे पूरे हज के एपिसोड को अगर देखें तो ये एक प्री इस्लामिक रिचुअल था जो इस्लाम ने कंटिन्यू कर दिया। और इस पूरे रिचुअल की सबसे खास बात मुझे जो लगती है वो ये कि प्रॉफिट अब्राहम की वाइफ बीबी हाजरा अपने बेटे के पानी के लिए सफा और मरवा पहाड़ पर दौड़ी। ये एक मां की ममता थी, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए मुसलमान मर्दों और औरतों पर यह ड्यूटी लगा दी गई कि वो उसी तरह 7 बार सफा पे जाएं और 7 बार मरवा पे जाएं, और मर्दों पर यह हुक्म हो गया कि वो तेजी से दौड़ें। मैं ये समझता हूं कि ये सेलिब्रेशन है एक विमेन की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए, और वो ड्यूटी कि कितना अहम है एक औरत का मुकाम। अब जरा सा समझ लें जरा कि इस्लाम का जब अनाउंसमेंट प्रॉफिट मोहम्मद ने किया तो इनिशियली अपोजिशन हुई। लोगों को लगा कि हज एक बहुत बड़ी बिजनेस प्रोपोजिशन था मक्का के लोगों के लिए। तमाम जगह से लोग आते थे, दुकानें लगती थी, बाजार लगते थे, उसकी एक इकोनॉमिक रेलिवेंस थी। लेकिन जब हज का प्रावधान को कंटिन्यू कर दिया गया तो वो अपोजिशन बहुत हद तक कम हो गई। अब जरा सा एक बात देखिए कि ये जो प्रॉफिट मोहम्मद का सरमन हो रहा है ये हो रहा है 632 में, और इस सरमन के 3 महीने बाद प्रॉफिट इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है। मक्का से मदीने जाने के 8 वर्षों के बाद मक्का का कॉन्क्वेस्ट हो जाता है, और उस कॉन्क्वेस्ट में जंग नहीं होती। और फिर उसके 2 साल बाद ये हज परफॉर्म करने प्रॉफिट मदीने से मक्का आते हैं। जरा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जब एड्रेस शुरू करते हैं प्रॉफिट, तो वो एड्रेस सिर्फ मुसलमानों को नहीं करते, कहते हैं ओ मैन काइंड। ये पूरी इंसानियत और ह्यूमैनिटी को एड्रेस। मैं समझता हूं कि जो इग्नोरेंस हमारे यहां विभिन्न धर्मों के बारे में है उससे भी बहुत गलत फहमियां हैं, और समाज में एक दूसरे के बारे में हमने बहुत गलत कंक्लूजन्स निकाल रखे हैं। तो बात हो रही है कि ओ मैन काइंड, और फिर बताया जा रहा है इस मैन काइंड को कि तुमको बनाया गया एक सिंगल पेयर, एक मेल पेयर और एक फीमेल से, और तुमको डिवाइड कर दिया गया फिर नेशंस एंड ट्राइब्स में, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, ना कि एक दूसरे से जंग करो, एक दूसरे को बुरा भला कहो। मैं समझता हूं कि अगर मॉडर्न यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखा जाए,
इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देखा जाए, उससे पहले मैग्ना कार्टा अगर देखा जाए, तो उसमें इस तरह की बात हो रही थी। और आप ये समझिए कि ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं था, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बुनियाद पर समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, समाज में जो कुछ लोग अपने को सुपीरियर और दूसरे फेलो ह्यूमन बीइंग को इंफीरियर समझते हैं, उसकी जड़ को और उसके उसूल को काटा जा रहा है। और जब कॉन्टेक्स्ट की बात हो तो देखिए प्री इस्लामिक अरबिया में क्या था। लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दबा दिया जाता था। वो खुद प्रॉपर्टी थी, इनहेरिटेंस लिया जाता था। बाप मर गया तो उसकी जो और बीवियां हैं मां के अलावा, वो बेटों में बंटती थी एज अ प्रॉपर्टी। यहां उसको एक राइट दिया गया, प्रॉपर्टी का राइट टू एब्सोल्यूट ओनरशिप, जो वेस्ट में जाके कई सेंचुरीज बाद दिया जाएगा। और यहां तक कहा गया कि जो 2 बेटियों को पाले वो जन्नत में जाएगा। फीमेल इन्फेंटिसाइड की तो प्रॉब्लम आज के भारत में है। जो यूपी में पॉपुलेशन बिल लाया है उसके बारे में सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे सेक्स इंबैलेंस हो जाएगा, रेशियो बिगड़ जाएगा। जैसे ही पता चलेगा कि फीटस एक फीमेल है, उसको एबॉर्ट करा दिया जाएगा। और औरतों के बारे में जो इस सरमन में बातें कही गई हैं वो किसी भी मुस्लिम कंट्री में फॉलो नहीं होती। हमने अपनी सारी डिबेट पर्दे के आसपास घुमाई है। सारी डिबेट और बहस का मुद्दा यह कि हम कंट्रोल करें उनको। यहां पे सीधे सीधे बात कही जा रही है कि उनके राइट्स हैं और उनके राइट्स के लिए मर्दों को तंबीह की जा रही है। कहा जा रहा है कि अल्लाह से डरो और औरतों की रिस्पेक्ट करो, उनके वेलफेयर की सोचो। यह मैं समझता हूं कि इतना बड़ा मैसेज है कि मॉडर्न फेमिनिस्ट भी इससे इंप्रेस हो सकते कि किसी अरब को किसी नॉन अरब पर कोई सुपीरियरिटी नहीं, किसी नॉन अरब को किसी अरब पर सुपीरियरिटी नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर। मैं समझता हूं पूरा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 बता दिया गया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ सेक्स। इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की बात की जा रही और कहा जा रहा है कि गॉड की नजर में सबसे अच्छा वो है जो सबसे राइटियस है। यही वो राइटियसनेस है जिसके भगवान राम रिप्रेजेंट करते हैं। राइटियसनेस, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, दिन भर पूजा करना, दिन भर चर्च में रहना, ये ठीक है, आप लोग करें। लेकिन जो एसेंस है आपकी फेलो ह्यूमन बीइंग से कैसी रिलेशनशिप है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर इस सरमन को मैं एक लॉयर की हैसियत से और एक लीगल एकेडमिक की हैसियत से देखता हूं तो मुझको यह जजमेंट मजबूरन देना पड़ रहा है कि पूरी इस्लामिक सिविलाइजेशन में कोई कंट्री इन पैमानों पर नहीं उतरता। बहुत अच्छी बातें कही गई, लेकिन इनमें से कोई बात मुसलमान नहीं मानते। उनकी रेवरेंस है प्रॉफिट के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट को मानना और प्रॉफिट की कही बातों को ना मानना, यह कौन सी मोहब्बत हुई। मैं ये समझता हूं कि इस बात को समझने की जरूरत है कि यह कहा जा रहा है आप सब प्रोजनी हैं एडम और ईव की। सारे क्लेम्स जो सुपीरियरिटी के हैं बेस्ड ऑन ब्लड, बेस्ड ऑन फैमिली प्राइड और ट्रेडिशंस, उनको कह रहे हैं मैंने अपने पैरों के तले कुचल दिया। आपको मालूम है सेंचुरीज तक कबीलों में जंग चलती थी आपस में, इन्होंने मेरे आदमी को मार दिया तो मैं इनके आदमी को मारूंगा, फिर इन्होंने मार दिया तो उन्होंने मार दिया। डिक्लेयर किया गया कि सारे क्लेम्स आज खत्म किए जाते हैं और मैं क्लेम छोड़ता हूं।
अपने फर्स्ट कजिन के बारे में क्लेम को छोड़ा, मर्डर था, सन ऑफ रबिया बिन हरीस, और कहा सब प्री इस्लामिक एरा के जो डिस्प्यूट्स हैं, ट्राइब्स में आपस में झगड़े हैं, उनको खत्म किया जाता है। कहा गया कि मर्डर, एक्सटॉर्शन, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ फेलो बीइंग फॉरबिडन डिक्लेयर की गई। ये सब के सब इंडियन पीनल कोड में क्राइम है। कुरान में पहले ही डिक्लेयर हो गया था, इफ यू किल वन ह्यूमन बीइंग इट शैल बी डीम्ड यू हैव किल्ड द होल ह्यूमैनिटी। इफ यू सेव वन ह्यूमन बीइंग इट शैल बी डीम्ड यू हैव सेव्ड द होल ह्यूमैनिटी। एक इंसान को मारने का मतलब है पूरी इंसानियत को मार डाला। हमारे लॉ में तो एक आदमी को मारो तो एक ही को माना जाता है। यहां अगर किसी ने एक को मारा तो यह माना जाएगा पूरी मानवता जाति को मार डाला। फिर कहा गया कि ट्रेड लॉफुल है और यूजरी, ये यूजरी जो है ये इविल है, इसकी वजह से गरीबी खत्म कभी हो नहीं सकती। मैं परेशान हूं, आपके पास आया, आपने इंटरेस्ट की इतनी बड़ा रेट कोट किया और फिर कह दिया कि मैं पे ना करूं तो वो फिर मेरी फैमिली पे करेगी, और वो ना पे करे तो मैं आपका बंधुआ मजदूर बन जाऊंगा। एबॉलिश किया गया यूजरी को। पूरी इकोनॉमी जो एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमी है, उसकी वजह यह है कि ये जुल्म पर बेस्ड है और ये जुल्म यूजरी से आता है। ऑल अनलॉफुल कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट वर डिक्लेयर्ड वॉइड। ये पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। जब तक लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगा तो वैलिड नहीं होगा। और फिर औरतों के बारे में इतनी बड़ी बातें कह दी गई कि हम थर्ड जनरेशन ऑफ फेमिनिज्म के बाद भी वहां पहुंच नहीं पाए। इस सरमन के बाद सेंचुरीज तक हमारे सिविलाइजेशन में औरतों को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। इंग्लिश लॉ का प्रिंसिपल था, कॉमन लॉ का, कि हस्बैंड और वाइफ एक पर्सनैलिटी हो जाते हैं, वाइफ की पर्सनैलिटी मर्ज हो जाती है हस्बैंड। यहां उसकी डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व किया गया और कह दिया गया कि म्यूचुअल राइट्स हैं, और एम्फेसिस दी गई कि मर्दों की ड्यूटी है इन रेस्पेक्ट ऑफ विमेन, उनके ऑनर के बारे में, उनकी मेंटेनेंस के बारे में, उनके फूड और क्लोथिंग के बारे में। वो आपकी गुलाम नहीं है, इक्वल पार्टनर है। और इक्वालिटी का जिक्र किया तो उसे इक्वालिटी से आगे ले गए और इक्विटी तक बात कही। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके की चीजें इसमें आई हैं, अगर उसको बैठ के एक थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करूं कि कितने राइट्स का जिक्र हुआ, तो वो आपको बता दूं। राइट टू लाइफ, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट, ये आपका पूरा आर्टिकल 21 का जूरिस्प्रूडेंस। राइट टू प्रॉपर्टी, दूसरे के राइट टू प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट। राइट टू रिक्लेमेशन ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द ट्रस्टी बाय द ओनर और द बेनिफिशियरी, पूरा लॉ ऑफ बेलमेंट। यूजरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। फ्रीडम एंड एंजॉयमेंट ऑफ अर्निंग्स, अगर आपने कुछ कमाया है तो मैं आपकी चीज नहीं ले सकता। राइट टू जस्टिस एंड इक्वालिटी, अभी मैंने आपको बता दिया। राइट्स ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ, राइट ऑफ द वाइफ टू द बेस्ट ट्रीटमेंट,
फिर बहुत ज्यादा फोकस ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट, और फिर किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा ना किया जाए, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फोर्सफुल एक्विजिशन ऑफ वंस प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स। इतना डिस्प्यूट चल रहा है लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, क्योंकि हम बहुत औने पौने में गरीबों के लैंड ले रहे हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फेयर हियरिंग, right to freedom from non-personal criminal responsibility, rights of prisoners, wards and servants, right of inheritance, कहा गया वसीयत आप विल नहीं करेंगे 1/3 से ज्यादा, right to rule of law। मैं समझता हूं कि इस डॉक्यूमेंट के लीगल पहलू पे जितना काम होना चाहिए और रिसर्च होनी चाहिए वो नहीं हुई, और आखिर में एक टीचर की तरह हमको फीडबैक लेनी चाहिए। आप लोग फीडबैक में अपने कमेंट जरूर लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में लिखें। अगर कोई मुसलमान है और बिलीवर है तो वो जरूर बिलीव करता होगा कि वो प्रॉफिट थे। यकीनन मुसलमान गॉड नहीं मानते हैं प्रॉफिट को, क्योंकि गॉड वन है और वननेस ऑफ गॉड पे बहुत फोकस है। पूरा हज का कंसेप्ट ही जो है उसमें प्रेज ऑफ गॉड है, मोनोथीज्म है। सबसे कह दिया गया एक ही तरह के कपड़े पहनो, बिना सिले हुए वाइट कपड़े। और आप देखिए हम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, आज की ह्यूमैनिटी को एड्रेस किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो लोग सुन रहे हैं वो मेरी बातों को उन तक ले जाएं जो यहां नहीं है। शायद वो मेरी बातों को जो सुन रहे हैं उनसे बेहतर समझें। मैं समझता हूं ये भी एड्रेस फ्यूचरिस्टिक है, मॉडर्न ह्यूमैनिटी के लिए रेलिवेंट है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आप देखिए कि रेसिज्म आज भी बरकरार है। आज भी हिंदुस्तानियों के साथ, कालों के साथ वेस्ट में डिस्क्रिमिनेशन है। मैं समझता हूं कि रेसिज्म पर 632 से पहले इतना बड़ा और बोल्ड और करेजियस स्टेटमेंट उसको खत्म करने के लिए मेरी नजरों से नहीं गुजरा। और ये फीडबैक लेने के लिए ये सरमन जब खत्म हो रहा है तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम फीडबैक ले रहे हैं, क्या मैंने तुम तक सही मैसेज पहुंचा दिया? और वहां जितने लोग मौजूद थे, लोग कहते हैं 1,20,000 लोग मौजूद थे या 1,24,000 लोग मौजूद थे। उन सब ने 3 बार कहा यस, जो गॉड का मैसेज था, जो आपके पास ट्रस्ट था, वो आपने सही कम्युनिकेट कर दिया, हम गवाह हैं। और फिर आसमान में उंगली उठा के कहा कि ये एविडेंस है, गॉड को भी फिर विटनेस बनाए। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को और मुस्लिम कंट्रीज को शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके की ह्यूमन राइट्स और जिस तरीके के लॉज और प्रिंसिपल्स बताए गए, और वो प्रिंसिपल्स सिर्फ यहां नहीं आए, वो प्रिंसिपल्स चार्टर ऑफ मदीना में आ चुके थे। आप सोचिए कि चार्टर ऑफ मदीना में प्रॉफिट जो है, जो उनका एग्रीमेंट हो रहा है और ट्राइब से, उनसे कह रहे हैं वी आर वन कम्युनिटी। ये जो बात की जा रही है वन कम्युनिटी, ये कितनी बड़ी बात है। आज हर एक को नॉन बिलीवर डिक्लेयर कर दिया जाए। बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने, रॉबर्ट जी हॉलैंड ने लिखा है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ चार्टर ऑफ मदीना हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द मोस्ट स्कॉलर्स। वो डॉक्यूमेंट की जो यूनिकनेस है वो अपने आप में मौजूद है। उसमें और रिलीजन्स के मानने वालों को भी अपने रिलीजन का हिस्सा बनाया जा रहा है, इन द सेंस कि यह कहा जा रहा है कि सिटीजन्स ऑफ दिस स्टेट आर वन एंड इंडिविजिबल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। एक टॉलरेंट प्लूरलिस्ट गवर्नेंस दी जा रही है।
मुस्लिम कंट्रीज में आप देखें थ्योरोक्रेसी का, एक्सक्लूजन का क्या मॉडल है, माइनॉरिटीज के राइट्स किस तरीके से वायलेट हो रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से ये डेविएशन हुआ है उन प्रिंसिपल से, उसकी वजह से मुस्लिम सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है। आज मॉडर्न जमाने में हमको यकीनन अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लौटना है, और किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पूरी एक विजडम का रिफ्लेक्शन होता है। कॉन्स्टिट्यूशंस इन्फ्लुएंस होते हैं जो और देशों में हुआ, जो और सिविलाइजेशंस में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक एस्पिरेशन है। आज हमारी एस्पिरेशन है इक्वालिटी, कि समाज से इनइक्वालिटी खत्म हो। 1% लोगों के पास 77% वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, गरीबी खत्म हो, भुखमरी खत्म हो, भेदभाव खत्म हो, सारे इंसानों को एक माना जाए, प्यार बढ़े, मोहब्बतें बढ़े, नफरतें कम हो। यह पूरे विश्व की इंसानियत का आज एजेंडा होना चाहिए।